तो हम आज पढ़ेंगे सेक्शन 45 टू 52। ये सेक्शंस को आज हम एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन है। अगर मैं एक ही सेक्शन के वीडियो बनाऊंगा तो 1 मिनट का भी मुश्किल से बनेगा। इसीलिए आज मैं आपको ये कोई 8 या 9 सेक्शन हो जाएंगे जिनके बारे में बताऊंगा और उसके बाद एक और सेक्शन बनाएंगे। तो आज ये 52A तक जो मैंने हमारा टारगेट था खत्म करने का वो आज मैं खत्म कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 45 लाइफ। तो पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं। द वर्ड लाइफ denotes the life of human being unless the contrary appears from the context। जो ये वर्ड है लाइफ, ये वर्ड अगर पूरे आईपीसी कोड में कहीं पर भी आता है तो इसको ह्यूमन बीइंग की लाइफ माना जाएगा, जबकि स्पेसिफिकली उस सेक्शन में लिखा ना हो कि ये लाइफ के बारे में किसके बारे में बात की जा रही है। अगर सिर्फ लाइफ लिखा हुआ है तो वो लाइफ सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की मानी जाएगी और किसी की नहीं मानी जाएगी, जब तक कि कोई सेक्शन में ऐसा लिखा हो कि एनिमल लाइफ्स है ना, लाइव क्रिएचर लाइफ्स, तब तक कि स्पेसिफिकली ना लिखा हो तब तक ह्यूमन बीइंग की लाइफ मानी जाएगी। तो ये है सेक्शन 45। देन 46 डेथ। द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल सेम सेक्शन है दोनों, और इसमें बस लाइफ की जगह डेथ लगा दिया है और वही इसका मीनिंग भी होगा कि जब तक कि पूरे कोड में डेथ वर्ड आएगा तो वो ह्यूमन बीइंग के लिए डिनोट होगा, माना जाएगा, जब तक कि स्पेसिफिकली ये बताया ना गया हो सेक्शन में कि डेथ किसके बारे में बताई जा रही है। तब तक अगर सिंगल डेथ वर्ड आया है तो वो ह्यूमन बीइंग की ही मानी जाएगी। सेक्शन 47 एनिमल। द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। इस कोड में जहां पर भी एनिमल वर्ड आएगा वो लिविंग क्रिएचर्स को डिनोट करेगा, ना कि ह्यूमन बीइंग्स को। मतलब ह्यूमन बीइंग्स के अलावा वो हर चीज को लिविंग क्रिएचर में मान सकते हैं जब एनिमल वर्ड आएगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को नहीं मान सकते। इसमें लिखा हुआ है अदर देन अ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो अब एनिमल्स में वो सब आएंगे, जैसे कोई पक्षी भी आएंगे और जानवर भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे और जानवर भी आएंगे। ठीक है। Then section 48. The word vessel denotes anything made for the convenience by water or human being or of a property। कोई भी ऐसी चीज जो पानी के इस पार से उस पार ले जाने के लिए कन्वेंस लगे एक ह्यूमन बीइंग्स को या फिर प्रॉपर्टीज को, जैसे नाव हो गया, शिप हो गए, या तख्ती का कुछ बना लिया, लकड़ी का कुछ बना लिया, इसके ऊपर कुछ सामान रख के ले गए एक ह्यूमन बीइंग के साथ। तो जो भी पानी को पार कराने वाला है, जैसे कोई नदी है, उस नदी को अगर उस नदी में नाव रखी और नाव के साथ उसमें 2-3 लोग बैठे और उनको कुछ सामान भी रखा और वो उस पार से इस पार नाव के साथ नाव से आए, तो ये जो नाव है उसको वेसल माना जाएगा, वो वेसल है। सेक्शन 49 ईयर एंड मंथ। Wherever the word year or the word month is used, it is to be understood that the year of or the month is to be reckoned according to the British calendar। जो भी इस कोड में ईयर और मंथ वर्ड आएंगे वो ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग उनको माना जाएगा, वैसे भी जनरली ऐसे ही मानते हैं। सेक्शन 50 सेक्शन। The word section denotes one of those portions of a chapter of this code which are distinguished by prefixed numeral figures। इस पूरे कोड में जो सेक्शन वर्ड है वो सेक्शन वर्ड डिस्टिंग्विश्ड होता है प्रीफिक्स्ड न्यूमेरियल फिगर्स में। मतलब जैसे कि मैं सेक्शन पढ़ रहा हूँ सेक्शन 50, तो 50 से न्यूमेरियल फिगर है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 511 तक इस कोड में 1 से लेके 511 तक जो सेक्शन है वो न्यूमेरियल फिगर में ही तो है। तो यही बता रहे हैं कि जो सेक्शन है वो न्यूमेरियल फिगर में होंगे जो कि प्रीफिक्स्ड होंगे इस कोड में। 51 oath। The word oath includes a solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court or justice or not। अब जो oath होती है वो होती है जैसे कि आपने अगर कभी कोर्ट गए हो तो नोटरी होती है ना, नोटरी इज अ ओथ कमिश्नर नाम से बोर्ड लगे होते हैं ना, ओथ कमिश्नर। तो अब कोई किसी ने अपना एफिडेविट बनाया और एफिडेविट पे अब ओथ कमिश्नर के पहले मोहर लगेगी, मतलब कि
ओथ का मतलब है कि जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, उसकी ओथ है ये, ठीक है। या आपने कई मूवीज में देखा हो कि गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम जो भी कहेंगे, सच के बिना कुछ नहीं कहेंगे। तो वो जो गीता पे कसम खाना है वो भी एक शपथ है, ओथ है कि मैं जो भी कुछ कहूंगा सच कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज ओथ। सेक्शन 52, गुड फेथ। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। इसमें जो एक्चुअली पार्ट है वो है ड्यू केयर एंड अटेंशन, जो लास्ट में। अब ड्यू केयर और अटेंशन क्या, जैसे कि कोई डॉक्टर है, अब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है, अगर वो पूरा ऑपरेशन ड्यू केयर और अटेंशन के साथ करता है, उसके बाद भी अगर वो पेशेंट मर जाता है तो वो गुड फेथ ही माना जाएगा। अगर उसने ड्यू केयर और अटेंशन थोड़ी सी भी लापरवाही करी है किसी चीज में तो वो गुड फेथ नहीं माना जाएगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। सेक्शन 52A, हार्बर। Harbor, except in the section 157 and in section 130, in the case in which the harbor is given by the wife or husband of the person harbored. The word harbor includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means or convenience, or the assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension. देखो, इस पूरे सेक्शन का जो सार है वो ये है कि अगर कोई भी पर्सन किसी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए जो भी इस सेक्शन में दिए गई चीजें हैं, ड्रिंक, फूड, क्लोथ्स, कन्वेंस, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, मींस, कन्वेंस, जो भी जितनी भी चीजें इसमें दिया हुआ है, अगर वो देता है गिरफ्तारी से बचाने के लिए तो माना जाएगा कि वो हार्बर है, हार्बर करता है। सेक्शन का जो सार है वो ये है कि अगर कोई भी पर्सन किसी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए जो भी सेक्शन में दिए गई चीजें हैं, ड्रिंक, फूड, क्लोथ्स, कन्वेंस, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, मींस, कन्वेंस, जो भी जितनी भी चीजें इसमें दिया हुआ है, अगर वो देता है गिरफ्तारी से बचाने के लिए तो माना जाएगा कि वो हार्बर है, हार्बर करता है। अब सिर्फ यही चीज नहीं कि अगर किसी को हार्बर गिरफ्तारी से बचाने के लिए कोई ये जो इसमें दिया गया है सिर्फ वही चीज है, उससे ज्यादा भी कुछ भी करता है, अगर मतलब ये तो है ही है, अगर इनसे ज्यादा कुछ और भी करता है तो भी वो हार्बर में आएगा, हार्बर में डिनोट होगा। सेक्शन 157 और 130 दिया गया है हस्बैंड और वाइफ के लिए। तो सेक्शन 157, 130 को हम एक बार पढ़ लेते हैं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ को बचाता है और वाइफ हस्बैंड को बचाती है गिरफ्तारी से, तो वो हार्बर नहीं माना जाएगा, ये एक्सेप्शन दिया है। लेकिन उस एक्सेप्शन में दो सेक्शन दिए गए हैं, 130 और 157 ऑफ आईपीसी, जिसमें बोला गया है कि अगर वाइफ या हस्बैंड को ये पता हो कि इनमें से कोई भी एक जिसको बचाया जा रहा है वो प्रिजनर है और वो जेल से भागा हुआ है या उसने वेजिंग वॉर की है, ठीक है, और अटेम्प्टिंग वेजिंग वॉर की है, तो अगर उसको बचाता है तब वो भी उसी की तरह माना जाएगा जो पहले किसी पर्सन के लिए माना जा रहा था। तो वो भी वाइफ अगर हस्बैंड के लिए करती है, हस्बैंड वाइफ के लिए करता है, तो वो भी हार्बर माना जाएगा। सेक्शन 130, हार्बरिंग पर्सन हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली, whoever harbors, receives or assembles in any house or premises in his occupation or charge or under his control any persons, knowing that such person have been hired, engaged or employed or are about to be hired, engaged or employed to join or become members of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months and with fine or with both। अगर वाइफ या हस्बैंड को ये पता है कि जो हस्बैंड को, मान लो वाइफ बचा रही है हस्बैंड को गिरफ्तारी से, और उसको ये पता है कि ये किसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर है या एम्प्लॉयड है या उसको हायर किया गया है या ये उससे कहीं ना कहीं इंगेज्ड है, और फिर भी वो गिरफ्तारी से बचाती है, तो उसको भी फिर हार्बर सेक्शन में ही जैसा ही माना जाएगा कि उसने हार्बर किया है, उसने गिरफ्तारी से बचाया है एक प्रिजनर को। तो ये दो सेक्शंस को छोड़ के बाकी हस्बैंड वाइफ को एक्सेप्शन है कि अगर वो हस्बैंड वाइफ को बचाता है या वाइफ हस्बैंड को बचाती है तो उनपे हार्बर नहीं माना जाएगा इन दो सेक्शन के अलावा। ठीक है, समझ आया आपको?
तो ये सेक्शन भी यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच और बी हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।